नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा खास डिफेंस शो। आज बात होगी भारतीय सेना की बदली भर्ती नीति पर। एक तरफ अग्निवीर स्कीम के तहत जिन जवानों की भर्ती हुई थी उनका कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल सरकार ने अग्निवीर स्कीम पर आपत्ति जताकर नेपाल के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने पर रोक लगा रखी है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये बदलाव सेना की ताकत को प्रभावित कर रहे हैं? क्या नेपाल और भारत के पुराने रिश्तों पर इसका असर पड़ रहा है? हमारे साथ हैं भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो भारतीय सेना में डीजी इन्फेंट्री रहे हैं, और नवभारत टाइम्स की हमारी डिफेंस रिपोर्टर पूनम पांडे जी हैं। चलिए इन्हीं मुद्दों पर हम गहराई से चर्चा करते हैं और तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। पूनम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए नेपाल के, भारत की तरफ से युद्ध करते हुए भारतीय सेना ने उनको सम्मानित करने का फिर से फैसला लिया है। बहुत अच्छा कदम है ये। लेकिन क्या अग्निवीर स्कीम जो था, इसको लेकर के नेपाल सरकार को विश्वास दिलाने में क्या कुछ हद तक हम नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भर्ती रोकी है? आप आप इसको राजनीतिक स्तर का कैसे मान रही हो और नेपाल से क्या रिएक्शन है? इस सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, सॉरी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। आपका सवाल मुझसे है अभी? जी पूनम जी, आपसे जी, जैसे कि आपने जिक्र किया, अभी कारगिल विजय दिवस से पहले भारतीय सेना की टीम हर उन वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिजनों से मिल रही है, उनके घर जाकर उन्हें स्मृति चिन्ह दे रही है। तो इसी कड़ी में 18 जगह नेपाल में भी भारतीय सेना की टीम गई, जो 18 गोरखा सैनिक जो कारगिल युद्ध में शामिल थे और वीर गति को प्राप्त हुए, उनके घर गई। तो इससे फिर एक बार जो बॉन्डिंग है नेपाली गोरखा और भारतीय सेना की, वो फिर से जाहिर होती है, क्योंकि कारगिल युद्ध बेहद अहम युद्ध था। पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया था। और आपने अग्निवीर का जिक्र किया, क्योंकि जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है तभी से नेपाली गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में भर्ती बंद है। भारतीय सेना ने वहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, रिक्रूटमेंट रैली की डेट दी थी, लेकिन उस समय नेपाल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो इसलिए तब से वहां कोई भर्ती प्रक्रिया हो नहीं पाई, जब से अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती शुरू हुई है। तो तब से उसको लेकर न तो बातचीत आगे बढ़ी है, न नेपाल सरकार की ओर से, न ही भारत सरकार की ओर से। यहाँ तक कि अगर हम नेपाल का मीडिया देखें, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां भी अब इसको लेके कोई चर्चा नहीं होती। नेपाल के कुछ जर्नलिस्ट से मेरी हाल ही में बात हुई थी, तो उनका भी ये मानना था कि इसे लेके एकदम लगता है कि ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में है, क्योंकि इसको लेके अब किसी भी फोरम पे चर्चा ही नहीं होती है। जी सर, कुलकर्णी सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि जब ये अग्निवीर स्कीम को शुरू किया गया था, तो उसे एक बहुत ज्यादा बोल्ड मिलिट्री रिफॉर्म की तरह पेश किया गया था भारत सरकार की तरफ से। अब अगले साल इसका पहला बैच जो है 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा खत्म होने के बाद रिटायर होने जा रहा है। आपको लगता है कि 4 सालों में जो इनका परफॉर्मेंस रहा, इसको देखकर कि ये योजना कामयाब इसको कहा जा सकता है? 4 सालों का एनालिसिस आपके नजरिए से सर? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि ये तकरीबन आई थिंक जून 2022 में ये प्रोमलगेट हुआ और जनवरी 23 से ये रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। यानी कि जनवरी 23, 24, 25, 26, यानी कि पहला जो अग्निवीर है वो 2027 जनवरी में बाहर निकलेगा। और उसी साल जनवरी में पहली भर्ती हुई, तकरीबन 18,000 से थोड़े से ज्यादा अग्निवीरों को लिया, और उसी साल मार्च में फिर से 20,000 के आसपास, तो तकरीबन 46,000 अग्निवीर लेने का जो अपना प्रोग्राम था फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, जिसमें 40,000 आर्मी के लिए और 6,000 एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो ये देखते हुए जो मैं जब सब जगह जाता हूँ, देखता हूँ क्या है, मुझे तो हर जगह पे पॉजिटिव रिपोर्ट मिला है। और ये भी अच्छा हुआ कि आप सिंदूर भी इन्होंने देख लिया। और ये जो भर्ती हुई है तो गलवान के बाद हुई, और लेकिन अब कम से कम ऑपरेशनल और जिस प्रकार से हम लोगों के तनाव रहे हैं एलओसी के ऊपर, एलओसी के ऊपर, तो इन अग्निवीरों ने भी देखा है कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। तो जहां तक मेरा मानना है, जरूर जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, उसमें कोई खामी नहीं है। उनमें जो लड़के आए हैं वो ये सोच करके आए कि उसे 4 साल के लिए रहेंगे और 4 साल के बाद जाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम में जो एमोल्यूमेंट्स है वो भी अच्छे हैं, क्योंकि पहले साल में उनको तकरीबन 5.5 लाख रुपए सालाना है, और जब तक वो फौज छोड़ेंगे तकरीबन 7 लाख के आसपास है। अपना निधि स्कीम में भी जो है, सेवा निधि स्कीम में भी उसको तकरीबन 12 लाख के आसपास मिलेंगे। प्लस जो अभी तक तो 25% एब्जॉर्प्शन है, हो सकता है ये बढ़ करके 50% हो जाए। सुनने में है ये हो सकता है ये 25 से बढ़ करके
50% हो जाए, और बाकियों को ले भी जिस प्रकार से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने, रेलवे में, बैंक ने, बाकी ये चीज में सबने कहा है कि हम इन सबको एब्जॉर्ब करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो मतलब लोगों के बीच में भावना आ गई थी, नहीं अग्निवीर जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, क्या ट्रेनिंग पाएंगे, कैसे करेंगे, ये सब गलत है। तो जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, इनकी ट्रेनिंग में कोई खामी नहीं छोड़ेंगे, प्लस 4 साल ये लगातार ट्रेनिंग करे, और क्योंकि ये 17.5 साल की उम्र में आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पहला लड़का अगर 18 साल की उम्र में भी आता है तो 4 साल यानी कि 22 साल में वो इतना सब कुछ लेकर के, और एक मतलब मैं कहूँगी बच्चे से मर्द बन करके, और बिल्कुल सोसाइटी में बिल्कुल मतलब उसका जो एस्पिरेशन है, उसकी जो काम करने की स्किल्स है, उसके सब में बढ़ोतरी होती है, उसका नजरिया जो है दुनिया में बदली हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें, और क्यों मुझे लगता है मकसद एक ही था, ये जो एंटी अग्निपथ की काफी को जो आंदोलन हुए पेंशन को लेकर के, यानी कि नौकरी अगर मिली है तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए, मकसद था पेंशन का, और कुछ नहीं था, मतलब बाकी चीजें तो जस्ट लेकिन पेंशन का और नौकरी का और ये जायज भी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत आबादी बहुत ज्यादा है, नौकरियां कम होती है, तो उसके हिसाब से अगर ये आए हैं नौकरी करने तो उनको लगता है। तो लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल देखें, तो इवन 1976 तक यहाँ पर कोई ऐसे ये नहीं थे, सिर्फ 35% लोगों को ही पेंशन मिलती थी फौज के अंदर, और 7 साल के लिए वो आते थे एक्टिव सर्विस, और 8 साल के लिए रिजर्व पे रहते थे। 1976 तक यानी कि 1947 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, ये सब हम जितने लड़े हैं वो सिर्फ 7 साल का जो था वो एक्टिव सर्विस, और 8 साल का रिजर्व, और 15 साल के बाद फिर उसको पेंशन मिलती थी। जब ये करता था वो भी रिजर्विस्ट रहने के बाद 2/3 पेंशन मिलती थी, तो काफी कुछ उससे होता था। ये सोचना कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम में कोई ये है ना, मुझे लगता है कि फौज में जो बाकी रहना चाहते हैं वो 25% रहेगी, अगर वो बढ़ करके 50% हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि कम से कम ट्रेंड है तो क्यों नहीं। और आजकल के जमाने में मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से वॉरफेयर है, अभी आप देखा ऑक्सीजन के अंदर तकरीबन नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, मतलब आपने देखा कि एलओसी के ऊपर जो जवान जहां पर हैं वो वही रहे, कहीं आगे पीछे नहीं हुए, और फिर मिसाइल के साथ, ड्रोन के साथ एक मतलब अलग वॉरफेयर है, साइबर हुआ, स्पेस हुआ, तो उसको सबको नजर में रखते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छी स्कीम है, और कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला मुझे। जी सर इसमें थोड़ा मेरा मैं वही सर इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट एक है, क्योंकि ग्राउंड में जब मैं पिथौरागढ़ से आती हूँ, उत्तराखंड का एक जिला है, बॉर्डर एरिया है, वहां से बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है फौज में भर्ती होते रहे हैं और अभी भी लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ग्राउंड में जो सेंटिमेंट्स है, क्योंकि अगर हम देखें तो मेहनत युवा अभी भी उतनी ही कर रहे हैं जितनी पहले कर रहे थे। टेस्ट और जो उनका पूरी फिजिकल फिटनेस है या जो भी पैरामीटर है उसमें कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन उतनी सब मेहनत के बाद 4 साल नौकरी थोड़ा उन्हें डिमोरलाइज करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो मेरी फीलिंग है लोगों से बात करके है कि वो इस हिसाब से अग्निवीर का 4 साल देखते हुए सीएपीएफ ज्यादा उनको अट्रैक्टिव लग रहा है कि कम से कम लंबी नौकरी है, पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी है। हालांकि ये मैं अग्री करती हूँ कि फौज कोई जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं है, देश सेवा के लिए है, लेकिन अगर वही युवा सेम मेहनत कर रहा है तो फिर वो फौज को अपनी पहली पसंद क्यों बनाएगा, वो आर्मी में क्यों आएगा, सीएपीएफ में क्यों नहीं जाएगा। अगर मैं पूनम जो आपकी बात जो कह रही है बिल्कुल सही, मैं खुद ही कुमाऊं रीजन का हूँ, तो ऐसे नहीं कि मैं कुमाऊं और गढ़वाल या गोरखा को नहीं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो भी लड़के आएंगे वो भी मतलब, और लड़के जब तो लड़कियां भी हैं, तो जो भी लड़के और लड़कियां अग्निवीर आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो सोच कर क्या, अगर आपका मकसद नौकरी है तो ये बात थोड़ी सी अलग है। अगर आपका मकसद है नौकरी भी है, देश सेवा भी है, प्लस अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, ओवरऑल इसमें आप देखेंगे तो उसको कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो भी लड़का या लड़की 22 साल में वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं है। वो तो नौकरी को भी नहीं है, वो तो पढ़ ही रहा होता है वो, और ढूंढ रहा है नौकरी 22 साल में। ये
4 साल करने के बाद कुछ पैसे ला करके अपने परिवार की मदद, खुद की मदद, प्लस जेएनयू से अपना ओपन यूनिवर्सिटी से एडिशनल स्किल्स लेकर के उसको मार्क्स मिलते हैं ग्रेजुएशन करने के, वो अलग, प्लस नौकरी। ये नहीं है कि वो तकरीबन, सवाल ये है कि जो 75% बाहर जाए या 50% बाहर जाए या 40% बाहर जाए, जो भी है, अगर उनको कहीं ना कहीं पर सरकार एक ऑल्टरनेटिव देती है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, पुलिस में है, बैंक में है, रेलवे में है, कहीं पर भी अगर नौकरी, मुझे नहीं लगता वो ना बोलेगा, बल्कि देयर इज बहुत प्रेफर्ड लॉट, किसी को भी कि डिसिप्लिन लड़का है, जानता है क्या करना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे, हर कोई सोचता है नौकरी, मतलब मेरे को एक दफा मैं घुस गया पर वो खुद, मैं अभी जब लड़कों को देखता हूँ, कई लड़के सच में ही 4 साल के बाद खुद ही नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत टफ है, और इतना टफ है उसको लगता है, क्योंकि वो 18 साल का है, उसको लगता है बाप रे, मैं हर हमेशा लद्दाख में रहा, 2 साल लद्दाख में काट दिए, उसके बाद मेरी कहीं और पोस्टिंग हो गई है, फिर मैं वहां पर रहा, या फिर फैमिली नहीं कुछ, अफकोर्स उससे शादी तो कर नहीं सकता है वो इस 4 साल के दौरान, तो उसको ये लगता है कि उसके परिवार तो खुद ही नहीं चाहता है, और उसको मालूम है कि उससे जब वो 4 साल के बाद जाएगा, 12 लाख रुपए लेकर के जाएगा, प्लस इतने साल उन्होंने करवाए, उसके अलावा जहां पर भी जाता है, वो फील्ड एरिया में जाता है, तो फील्ड एरिया के अलाउंसेस मिलते हैं, क्या उसको 30,000 एडिशनल, मतलब ये जो मैं बता रहा था 5.5 लाख रुपए पहले सालाना, और आखिरी जो तकरीबन 7 लाख रुपए उसकी जो तनख्वाह है, उसके अलावा फील्ड एरिया अलाउंसेस है, तो ये नहीं कि उसको नुकसान कहीं नहीं है। हाँ, मैंने जैसे कहा, अगर उसको ये मालूम है कि 4 साल के बाद फौज में नहीं तो मुझे और कहीं नौकरी मिलेगी, बहुत आज भी आज की तारीख 12.5 लाख लोग रिक्रूटमेंट में आते हैं, 94 सेंटर्स रैलीज में, 94 रैलीज, तकरीबन 96 और रैली होती है पूरे ऑल अक्रॉस, तकरीबन 170 और डिस्ट्रिक्ट है जहां से सबसे ज्यादा लोग आते हैं, 12.5 लाख लोग, 40,000 वैकेंसीज के लिए। तो ये कहना कि अच्छे लड़के नहीं आएंगे या लड़कियां नहीं आएंगी, मुझे नहीं लगता, आप खुद जा करके देखिएगा, अच्छे लड़के हैं, सब अच्छी लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे। अभी पहला, जैसे आप कह रही हैं, पहला बैच जो अगले साल लास्ट में निकलेगा और 27 में जो बाहर आएगा, तब पता चलेगा कि वाकई जो सरकार ने सोचा, तो मेरी राय में अफकोर्स कमांडिंग ऑफिसर को एक मौका मिला है टू टेक द बेस्ट, यानी कि 4 लड़के हैं और 4 में से अगर उसे 2 सिलेक्ट करने हैं या 1 सिलेक्ट करना है, तो देयर इज अ कंपटीशन, मतलब उनके बीच में भी ये है कि कौन मैं रहना चाहता हूँ या मैं रहना नहीं चाहता हूँ, और जाएंगे सब एक साथ घर। ये नहीं है कि भाई 4 ऐसे 2 इधर है और 2 चले जा रहे, जाएंगे सारे घर, और फिर जो उनको बुलाना है वो उनमें से वापस रहेंगे, और कंप्लीट एक वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि क्यों, कैसे, किसने, कभी भी वो पूछ सकता है मैं क्या हूँ, डेली असेसमेंट है, एवरीथिंग। मतलब मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन इज बेनिफिशियल, सरकार इज बेनिफिशियल, देश को फायदा है। यस, इंडिविजुअल को लगता होगा नौकरी नहीं है मेरी, कि पर नौकरी उसको अगर सरकार देती है कहीं पर भी, चाहे नॉट नेसेसरली फौज में, कहीं पर भी, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों को फायदा होएगा, ऐसे मुझे लगता है। सर, संजय सर, अब थोड़ा गोरखा पे आते हैं, जो नेपाल से जोड़ते हुए, कि मतलब जब अभी तक जो सैनिक गोरखा में शामिल, उनको सबसे ज्यादा वफादार माना गया, बहादुर माना गया, इसमें कोई शक नहीं रहा है। और खास करके जब आप भारत नेपाल संबंधों की बात करते हैं या कोई भी देशों के संबंध की बात है, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी एक हमेशा से एक अहम फैक्टर रहा है किसी भी देश, 2 देशों के संबंध में। तो गोरखा सैनिक को लेकर के भी भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी अभी तक काफी शानदार मानी गई थी। तो अब जबकि नेपाल से युवा नहीं आ रहे हैं गोरखा रेजिमेंट में, तो आपको लगता है कि इस पे कोई असर पड़ा है? इस चीज को, पूरा सिनेरियो कैसे देख रहे हैं, नेपाल से जो नहीं आ रहे हैं, खास करके इस संदर्भ में जब नेपाल के सैनिकों को लेकर रिपोर्ट आती है कि शायद वो सिंगापुर की सेना में ज्वाइन कर सके, और चीन भी वहां पे अपने कदम बढ़ा रहा है। देखिएगा, गोरखा 1815 के बाद जब ब्रिटिश की जो ट्रीटी हुई, उसके बाद से लगातार गोरखा सैनिक फौज के अंदर आते रहे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और उसके बाद 1947 के बाद भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो था उसमें भी वो आते रहे, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे सैनिक है, बहुत वफादार है, बाकी भी अपने फौज भारत के अंदर सारे ही सैनिक, मैं कहूंगा वफादारी में, जोश में, जज्बा में, जुनून में, किसी में भी कोई कमी नहीं है, चाहे वो कुमाऊं का है, गढ़वाल का है, गोरखा है, मराठा है, पंजाब का है, महार का है, मद्रास का है, कहीं का भी है, वो
सारे के सारे मैं कहूंगा इनमें कोई खामी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग पाता है। सवाल ये है, नेपाल जो है जब 1900 अभी 2022 में जब अग्निपथ स्कीम आई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम 4 साल के लिए अपने लड़कों को नहीं भेजेंगे। इसलिए नहीं भेजे कि उनको डर था कि वहां पे आकर के कहीं आतंक में ना जुड़ जाए, क्योंकि अब इनको पूरी ट्रेनिंग पा रखी है इन्होंने। और माओ जो एक तरीके से मूवमेंट है नेपाल के अंदर, उसको लेते हुए उन्हें कहीं ना कहीं एक भय था कि ये आ जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है वो भय गलत है, क्योंकि आज भी तकरीबन 32,000 गुरखा भारत की फौज में है और 12 लाख की फौज में तकरीबन ये 32,000 है। सालाना तकरीबन 1400 के आसपास हम लोग फौज में नेपाली गुरखा लेते हैं। तकरीबन 220-225 के आसपास नेपाली गुरखा जो है वो ब्रिटिश आर्मी में जाते हैं, और तकरीबन 150 के आसपास सिंगापुर की पुलिस में जाते हैं। ये नॉर्मल है, पर 1400 ये नहीं आए हैं। और अगर नहीं आए हैं और इनकी जो वैकेंसी है, ये तकरीबन कुमाऊनी, गढ़वाली या फिर तकरीबन आज की तारीख में इंडियन गुरखा भी, इनकी आबादी जो है तकरीबन 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर गुरखा हैं, तो ये कहना कि हम सिर्फ नेपाल से ही गुरखा लेंगे गलत होगा। तो सब अब मर्जी उनकी है, वो सोचे। अब ये तो नहीं है, अब उधर भी तो अगर 4 में से 2 तो आएंगे ना। ये अगर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी 7 रेजिमेंट्स हैं, तकरीबन 39 पलटने हैं, तो उनमें भी तो रहेंगे, तो 50% वो भी आएंगे, चाहे रेशियो 60-40 का हो या 80-20 का हो, नेपलीज डोमिसाइल का और इंडियन गुरखा का। तो ऐसे नहीं है। मुझे लगता है हो सकता है कि नेपाल के जब देखेंगे पहला बैच पास आउट होगा, जो गुरखा जा रहे तकरीबन 1.25 लाख के आसपास पेंशन है गुरखा के, जो नेपाल के अंदर रहते हैं, तो वो भी समझेंगे कि आप समझ सकते हैं जब तकरीबन 1985 में पेंशन होती थी फौज में 100 रुपए पेंशन होती थी एक सिपाही की 1985 में, और आज की तारीख में तकरीबन 22,000 के आसपास वो पेंशन पाता है। तो फर्क देख रहे हैं, तो क्यों नहीं अब 1.25 लाख लोग जो आज नेपाल में है, वो इतनी सारी पेंशन हर एक कोई ले रहा है, और ओआरओपी के बाद जबरदस्त पेंशन बढ़ी है। तो कोई जेसीओ बन करके गया है, कोई ऑनरी कैप्टन बन करके गया है, सुबेदार मेजर बन के गए, उनकी पेंशन तो 35,000 40,000 के आसपास है हर महीना। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है उनको भी लगेगा कि ऐसे नहीं है कि ये स्कीम खराब है। स्कीम खराब नहीं है, 4 में से उनके भी तो 2 रहेंगे। अगर हम 3 करते हैं या 1 करते हैं, जो भी है वो सबको बराबर। और ये सोचना कि क्योंकि वो नेपाल का है, उसके साथ एक अलग तरीके से होना चाहिए, जो पुराना रिक्रूट, वो गलत होगा, बिकॉज फिर उससे जो भावनाएं हैं दोनों जवानों के बीच में अलग हो जाएंगी। तो मुझे लगता है सब इक्वल होना चाहिए, सबको सिलेक्शन प्रोसीजर मस्ट बी कॉमन फॉर ऑल। अब कैसे करेंगे वो लेकिन बस जरूर हमारी नेपाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी वो जो कहते हैं कि ऐसी बढ़िया है और शुरू से हमारे साथ रहे, और हम वी फील वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे फील वेरी कंफर्टेबल विद अस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि नेपाल जो है खुद ही रिव्यू करेगा, नहीं तो कहने में आते चीन ले लेगा उनको, क्योंकि चीन जैसे है वो चीन उनको इस्तेमाल करेगा भारत के बरकरार। ये कहने की बात है, इतना आसान नहीं होता है। 15,000 के आसपास नेपाली तो रूस के लिए लड़ रहे हैं यूक्रेन के बरकरार। तो ये सब मतलब ये तो होता है रहेगा, कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो ये कहना कि गलत है, नहीं, ये पॉलिसी है। अब जरूर नेपाल ये कह रहा है कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के मुताबिक आपने हमसे पूछा नहीं, अब अगर पूछते और सबको बता देते तो स्कीम को कभी भी लागू नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्कीम को लागू करना भारत के अंदर ही, आप देखिएगा कितना प्रतिरोध हुआ, कितनी ट्रेन जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, सोच करके गलत है। पर अब मुझे लगता है सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि अग्निवीर जो है इसे गुड की, और जो भी आएंगे जो जवान जब बनेंगे, वो सिपाही जब बनेगा अग्निवीर, वन ऑफ द फाइनेस्ट। और हिंदुस्तान की फौज नाम नमक निशान के लिए जो लड़ती है, वो उसमें और जज्बा जो जुनून में कोई कमी नहीं आएगी, मुझे पूरा यकीन है। सर आपने मतलब आपके बातों में जहां तक समझ पाया, तो आप चाहते हैं कोई स्पेशल प्रेफरेंस जो होता है वो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम नेपाल अब चूंकि चीन यहाँ पे इस पूरे रीजन में एक हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो इस लिहाज से नेपाल की का जो महत्व है हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से क्या गोरखा सैनिकों को लेकर जो हमारी डिप्लोमेसी हमेशा से रही है, उस पर एक ब्रेक तो लगा है?
तो क्या कम्युनिकेशन का एक और रास्ता हमने बंद किया है? आप इस लहजे से किस तरह से देख रहे हैं इसे? ऐसे नहीं है कि डिप्लोमेसी में अब हर कोई चाहेगा। नेपाल अब आप देखिएगा लिपू लेक को लेकर के या काला पानी को लेकर के 100 रुपए के नोट में उन्होंने छाप दिया कि ये तो हमारा भाग है, ये है वो है। जो मधेसी है उनको लेकर के जो जिस प्रकार से हुआ, तो ये जो होता रहेगा, मतलब आप हमेशा देखेंगे इस तरह के अनबन जो है वो होती रहेगी। लेकिन जो हम कहते हैं ना, नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, वो परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट रहने चाहिए। आज की तारीख में परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है बराबर, सब बराबर होने चाहिए। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई कहेगा कि अपना इंडियन गुरखा बोलेगा कि साहब मेरे में क्या खामी है, आप नेपाली गुरखा ले रहे हैं, मैं भी तो गुरखा हूँ, मेरे साथ भी मेरे पिताजी या उसके दादाजी नेपाली गुरखा थे। So I think this discrimination is not a good thing, not a good thing at all for anybody. डिस्क्रिमिनेशन तो सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए। सबको अपनी काबिलियत के ऊपर लेना है, और काबिलियत है, आइए और जरूर ज्वाइन कीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मेरा ऐसे मानना है कि नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। नेपाल बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये सोचेगा कि ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने हमारे फौज के अंदर आना चाहिए, जैसे पारंपरिक तौर पर अच्छे रिश्ते होने के नाते आते हैं। हमें उनके लिए बहुत जबरदस्त इज्जत है। हम मानते हैं कि बहुत अच्छे सैनिक बनते हैं और अच्छे सैनिक हैं, जैसे बाकी भारतीय सैनिक हैं वैसे ही उनमें अब कोई खामी नहीं, कोई ऊंच नीच की बात नहीं हो सकती। सर, मैं इसमें 2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगी। आपने इंडियन डोमिसाइल गोरखा और नेपाल डोमिसाइल गोरखा का जिक्र किया। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब अग्निपथ स्कीम नहीं आई थी, कोविड की वजह से 2 साल के लिए बंद था, उससे पहले भी इंडियन डोमिसाइल गोरखा लगातार नहीं मिल रहे थे। उस समय ये हुआ था कि उनकी कमी हो रही है, नेपाल डोमिसाइल गोरखा का जितना परसेंटेज है वो तो मिल रहा है, लेकिन इंडियन डोमिसाइल गोरखा उस लायक नहीं मिल पा रहे हैं जैसे भारतीय सेना को चाहिए थे। इसलिए उस समय कुमाऊनी, गढ़वाली, वहां से युवाओं को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया गया। और अभी जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट रैली में आ रहे हैं, तो इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि 2 साल कोविड के टाइम रिक्रूटमेंट बंद था और जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो रिक्रूटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ समय बाद ये पूरा गोरखा रेजिमेंट का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा? क्योंकि अगर इंडियन डोमिसाइल गोरखा उतनी संख्या में नहीं मिलते हैं और नेपाल के गोरखा तो नहीं आ रहे हैं, उसमें फिर जो डिसाइड किया है कि कुमाऊनी, गढ़वाली, नागा या और ट्राइब्स के लोगों को भरेंगे, तो ये पूरा रेजिमेंटल जो सिस्टम है गोरखा का, वो क्या मिक्स रेजिमेंट हो जाएगी, गोरखा बंद हो जाएंगे? और दूसरा पॉइंट सर, जो अभिजात ने बोला कि भारत नेपाल के जो संबंध है, अभी इंडियन आर्मी नेपाल के आर्मी चीफ को जनरल की उपाधि देती है, मानद उपाधि, वैसे नेपाल हमारे आर्मी चीफ को देता है। तो जब अगर बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, अभी जितने गोरखा हैं, नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में, वो अगर रिटायर हो जाते हैं और नया रिक्रूट नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है भारत और नेपाल की आर्मी के बीच का, इतने एक्सचेंज प्रोग्राम है, जॉइंट एक्सरसाइज है, उनकी आर्मी यहाँ कई कोर्स करने आती है, हमारे लोग जाते हैं, उस पर भी कहीं ना कुछ असर पड़ेगा, जो अभी इतना अच्छा संबंध है भारत और नेपाल की आर्मी का? ऐसे है कि अपने को लगता है ऑल इन की ऐसे होएगा वैसे होएगा। जब कोई भी सिस्टम आता है, मुझे अभी भी याद है, मैं जब फौज में आया तो हम फुल स्लीव शर्ट डालते थे और उसको फुल स्लीव को रोल करते थे और शाम को नीचे करते थे, मच्छर काटेंगे करके, वो नॉर्मल होता था फुल स्लीव शर्ट और उसको बोलो। अब वो हाफ स्लीव हो गया है। जरूर जब शुरू में आया लोगों ने कहा अरे क्या बात करते हो, फुल स्लीव शर्ट, ब्लाउज पहना दिया, ब्लाउज पहना, क्या शर्ट पहना दिया आप लोगों ने। अब अगर आप किसी को पूछते थे वो अलग हो जाता है। तो ऐसे कुछ नहीं, मतलब एक आदत वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है। नेपाली भी समझेंगे इस बात को और वो पक्का समझेंगे। जहां तक डिप्लोमेटिक सवाल है, दोनों देशों के बीच में संबंध, अपने देश की मिट्टी का जो संबंध वो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे पास है, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ इंडियन गुरखाज है, क्या हम 1 करोड़ में से 1400 लड़के नहीं ले सकते? ऐसे हो सकता है कि आपको 1400 ही तो ले रहे हैं ना नेपाल से हर साल, ज्यादा तो नहीं ले रहे। ऐसे तो नहीं कि वहां से 1 लाख लड़के ले रहे हैं साल, ऐसे सिर्फ 1400 लड़के। तो हमारे पास लड़के हैं, ये है कि आना चाहते नहीं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे 1 करोड़ जो इंडियन गुरखाज है, उनको फौज नहीं, उनको बाहर सब जगह इतने अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं कि उनको फौज नहीं चाहिए। हो सकता है कि उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उन गुरखाज को और वहां पर नहीं मिल रही। तो
ये नहीं, मुझे लगता है इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। एंड आपने मुर्ची का कुमाऊं है, गढ़वाल है, नागाज है, बाकी लोग हैं, मिक्स हो जाएगा धीरे धीरे करके, और ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आती। हाँ, मुझे कहाँ परेशानी जरूर ये होती है कि हम लोगों ने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। नेपाल के साथ हमारे बहुत पुराने पारंपरिक, मतलब हमने आज भी कभी नहीं लगता है कि कोई बाहर का आदमी है, हमें लगता है अपना ही आदमी है, सब कुछ अपना ही है। हमारे जैसे बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, मजाक करता है, सब कुछ, मतलब उसको कोई फर्क है ही नहीं, और वो नहीं रहना चाहिए। चाहे वो चीन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, वहां पर भी जो सरकारें हैं वो बदली होती रहती है, कोई मार्क्सिस्ट सरकार, कोई दूसरा इन्फ्लुएंस की सरकार, तो हम लोग जितना भी कर ले, मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट ही रहेगा। वो एक लोकतंत्र की सरकार में वो अलग नहीं हो सकता है। तो हम आप कोशिश कर रहे हैं, सरकार उधर मार्क्सिस्ट की है, जिसका लीनिंग चीन की तरफ है। तो आप बताइए, अब हम लोग कहाँ तक ये सब को लेते चलेंगे? तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल को इस बात से हट जाना चाहिए, अपने लड़के भेजने की अलाउ करना चाहिए, आना चाहिए। और जो फौज में रहेगा 1400 आएंगे, आज 25% है, हो सकता है 27 तक वो 50% हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, जो भी जो नॉर्मल है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद भी बोलेगा कि मेरे को मौका मिला है और उस मौके का मैंने पूरा फायदा उठाया, और मैं बाहर जाकर के कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी करूंगा, हिंदुस्तान में करूंगा, बाहर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे को ऐसा है, मेरा ये मानना है कि वी शुड लुक एट इट मोर पॉजिटिवली, और नेपाल विल ऑल्सो सीक मोर पॉजिटिवली, एंड नॉट ओनली 1400 लड़कों के लिए। क्या दोनों देशों के रिश्ते खराब होने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 1400 की जगह अब कितने लाखों में लड़के काम करते हैं, नेपाल से आते हैं, और लाखों में जाते हैं, आते सवाल, जैसे आपको कहा कि तकरीबन 1.25 लाख लोग पेंशन पाते हैं, और ये जो 1.25 लाख लोग पेंशन पाते हैं, ये बीजेपी थोड़ी जाते, ये जो पेंशन लेने के बाद भी 40-50 साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये सब अच्छी बात है। मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे रहने चाहिए, और ये जो है नॉर्मल अपने आप सुलझ जाना चाहिए। हो सकता है नेपाल इंतजार कर रही हो 4 साल के बाद कि देखे कैसे उनके जो लड़के पेंशन में आते हैं वो क्या कह रहे हैं, तो उनका फीडबैक लेने के बाद हो सकता है उनकी भी सोच में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। पूनम जी, आपकी क्या नेपाल के लोगों से इस मामले में लेकर के कभी कोई बात होती रही है कि गोरखा सैनिक में उनकी जो अभी एंट्री नहीं हो रही है सरकार के स्तर पे, उनकी सरकार इजाजत नहीं दे रही है, तो उनके युवा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैंने कई रिपोर्ट्स देखे हैं कि वो अलग अलग देशों की सरकार, खासकर जैसे सर ने भी कहा सिंगापुर की सेना में जाने की कोशिश में वो अपना मेहनत करते रहते हैं, या ब्रिटिश सेना में जाने के लिए। भारत का रास्ता फिलहाल बंद है। उन लोगों का, उन युवाओं का क्या कहना? आपका ऐसा कोई बातचीत होती रही हो? जी, मेरी लगातार वहाँ जो डिफेंस के जर्नलिस्ट है उनसे भी बात होती है, वहाँ के कुछ पॉलिटिशियन से भी बात होती है। जिस समय ये स्कीम लागू हुई थी उस समय नेपाल में हालात थोड़े कंफ्यूजिंग थे, किसकी सरकार बनेगी, ये वाला थोड़ी दुविधा थी। तो उस समय माना गया था कि एक बार नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद इस पे फैसला लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया। वहाँ की राजनीति आपको पता है, नहीं कोई बातचीत हुई, ओपन फोरम पे कोई बातचीत नहीं है। भले कितने विजिट हुए, हमारे आर्मी चीफ का वहां विजिट हुआ, उनके आर्मी चीफ का यहाँ विजिट हुआ, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काफी विजिट है, लेकिन किसी भी फोरम पे ये बात नहीं सामने आई कि अग्निपथ स्कीम को लेकर किसी भी लेवल पे बात हुई है। दूसरा, जहां तक वहां के युवाओं की बात है, ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि भारतीय सेना में आए। और मैं सर से भी ये समझना चाहूंगी, सर मेरी वहां जब कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये मानना था कि अगर भारतीय सेना इंडिया में ही उनको रिक्रूट करती है, क्योंकि अभी तक जो नेपाली गोरखा को रिक्रूट करते हैं नेपाल में जाके रिक्रूटमेंट रैली होती है, वहां रिक्रूट करते थे। तो उनका ये भी था कि हो सकता है अगर इंडियन आर्मी ऐसा कुछ अरेंजमेंट करे कि इंडिया में रिक्रूटमेंट रैली करे, तो नेपाल के युवा यहाँ आके रिक्रूट हो सकते हैं। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? ये वहां का सेंटिमेंट है। दूसरा, आपने जिक्र किया सिंगापुर पुलिस में नेपाल के लोग जाते हैं, और ब्रिटिश आर्मी अभी अपनी गोरखा रेजिमेंट को बढ़ा रही है। कुछ समय पहले ही नवभारत टाइम्स ने एक स्टोरी की थी, हालांकि बहुत तेजी से नहीं, 100 नंबर या 200 सैनिकों इस तरीके से वो अपनी गोरखा रेजिमेंट बढ़ा रही है। चाइना का जो जिक्र किया कि चाइना नेपाल पे अपने जड़ें जमाने की, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तो कर ही रहा है। तो युवा डेफिनेटली चाहते हैं कि भारतीय सेना में उनकी भर्ती हो, क्योंकि एक जो लगाव है दोनों देशों के बीच, और भारतीय सेना की जो इमेज है और जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल ट्रीटमेंट है। आर्मी कभी ऐसे ट्रीट नहीं करती कि नेपाल के है या इंडिया के है, इक्वल ट्रीटमेंट, पूरी रिस्पेक्ट, सारी सुविधाएं। तो ऑफकोर्स नेपाल के युवा चाहते हैं कि वो भर्ती हो। संजीव सर, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है कि इंडियन आर्मी इंडिया में ही उनके लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट करे? जो वहां के लोगों का सेंटिमेंट भी है कि अगर यहाँ करते हैं तो हो सकता है वो आ जाए।
देखिए आधे वक्त में तो पता भी नहीं चलेगा आपको ये इंडियन डोमिसाइल है नेपलीज डोमिसाइल है। कई कई तो स्कूलिंग हिंदुस्तान में करते हैं और बिहार में कई का स्कूलिंग इधर उधर, पता भी नहीं चलेगा आपको ये कहाँ के हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन उसका ठीक है तो वो यहाँ के आके भर्ती हो जाता होगा। मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नेपाल में जाकर के जो हम चलाते हैं रिक्रूटमेंट जो करने की कोशिश वो नहीं करेंगे हम लोग। अगर हम जाते भी अगर वो नहीं आना चाहते तो जस्ट टू बैड, पर अगर वही इंडियन डोमिसाइल है और या उसके पास डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत, आई डोंट विजुअलाइज कोई दिक्कत आनी चाहिए उसको आने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जहां तक गुरखा का सवाल है जैसे कि आई थिंक वो खुद भी अगर आपसे पूछूं, पाकिस्तान और चीन के रिश्ते इतने बढ़िया है कि पाकिस्तान तो चीन का पिट्ठू बन के बैठा है। तो पाकिस्तान के कितने जनरल जाकर के चीन में घर बना रहे हैं? एक भी नहीं, सारे के सारे अमेरिका में हैं। कोई भी नहीं पाकिस्तान में तो रहता ही नहीं, वो अमेरिका में घर बना रहे हैं। इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, इटली, सब जगह। तो चीन में क्या जाके क्यों नहीं घर बनाते, या चीन में क्यों नहीं जाकर के रहते? चीन के साथ तो खा रहे पी रहे, उनकी चोरी भी कर रहे, सब कुछ कर रहे उनके लिए। क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसको खाना पीना उठना बैठना उसे अपने जैसे लगना चाहिए, तो वो अच्छा लगता है उसको। तो मुझे ऐसे लगता है नेपाल के साथ हमारे जो रिश्ते हैं हर हमेशा अच्छे रहेंगे। मुझे अपने दोनों देश के बीच के रिश्ते कोई बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वो चीन आकर के कर ले, कुछ भी कर ले, वो आदमी हमेशा अपने आप को फॉरेनर ही महसूस करेगा बाहर। लेकिन अपने साथ भारतीयों के साथ एक नेपाली वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, सब कुछ वैसे ही है, मतलब आपको पता भी नहीं चले। और मैंने जैसे कहा 1 करोड़ वो भारत के अंदर घुसता है, अपने नेपाल कुमाऊं के लड़के, गढ़वाल के लड़के सब एक जैसे ही हैं। क्या फर्क है? किसी में कोई फर्क नहीं। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एट ऑल। और नेपाल की सरकार ने ही डिसीजन लेना है, और मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ वो कि वो डिसीजन लेंगे और अपने नागरिकों को अब भारतीय सैनिक में फौज में आने देंगे। 1400 तो लड़के हैं, तो क्या 1400 लड़कों के लिए दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ नहीं है? सब जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये तो बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट है। 12 लाख रुपए अगर आपको 4 साल नौकरी के बाद मिल रहे हैं, 12 लाख, आई थिंक इट गुड बिग थिंग। का कौन देता है आपको 22 साल की उम्र में 12 लाख रुपए? कोई भी नहीं दे सकता। तो और प्लस स्किल्स, प्लस ओपन यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री पाने के इतना सब कुछ सीखने के बाद, आई थिंक नेपाल गवर्नमेंट शुड रीथिंक and allow that citizens to join जैसे अभी तक होता है। पूनम जी, अभी वापस एक बार अग्निवीर की तरफ लौटते हैं कि अब जबकि वो अगले कुछ महीनों में या 1-2 साल में वो सब बाहर निकलेंगे, सरकार के पास एग्जिट पॉलिसी उनके लिए क्या है? एक बार फिर से जो भी उनके परिवार के लोग हैं या जो खुद अग्निवीर हैं, उनके लिए आप बताना चाहे कि अलग-अलग, चाहे राज्य, मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ उनके लिए कुछ रोजगार के तरीके बनाए जा रहे हैं। जी जी, पूरी पॉलिसी सरकार ने बनाई है। सीएपीएफ में उनके लिए कुछ रिजर्वेशन है, अलग अलग फोर्सेस में उनके लिए रिजर्वेशन है, साथ ही स्टेट पुलिस में, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे यूपी की बात करें, उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको रिजर्वेशन देंगे। लेकिन ये पॉलिसी के साथ इसका जो अग्निवीर है इसकी असली अग्नि परीक्षा, जैसा कि सर ने कहा कि जब जनवरी 27 में फर्स्ट बैच बाहर निकलेगा, उसमें से सिर्फ 25% को वो वापस बुलाएंगे, 75% जब बाहर होंगे तब अग्निपथ का असली अग्नि परीक्षा होगी कि उन 75 को क्या उनको मौके मिलते हैं, क्या सारे के सारे 75% जो बाहर निकल रहे हैं अग्निवीर उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है, या वो खुद अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, क्योंकि सर ने भी जिक्र किया कि 12 लाख रुपए उन्हें 4 साल की नौकरी के बाद मिलेंगे। तो क्या रोजगार उनके हाथ में है, या फिर दुविधा है, या फिर हमें फिर कोई आंदोलन देखने को मिलेगा जो अग्निवीर बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे? क्योंकि फर्स्ट बैच जो है वो 40,000 युवाओं का है, उसमें से 25% अब्सॉर्ब होंगे, 75% बाहर आएंगे। तो जनवरी 27 में जब कॉल लेटर उनको जाएगी 27% को और 75% बाहर होंगे, तब ये पता चलेगा। हालांकि मेरी सरकार की ओर से कहा गया है कि उनकी पूरी तैयारी है, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में रिजर्वेशन दे रही है, सीएपीएफ में रिजर्वेशन है, तो कितने उसमें जा पाते हैं वो देखना होगा, तभी इसके बारे में पता चलेगा। सब मैं इससे जुड़ा एक बात और कहना चाहूंगी और आपसे पूछना भी चाहूंगी। जब अग्निवीर को लेकर बात हुई थी, ये बात होती रही कि ठीक है, और अपने अभी इसका जिक्र भी किया कि बहुत से युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं 4 साल करें और वापस आ जाए, क्योंकि टफ लाइफ है, या उन्हें लगता है कि ठीक यूनिफॉर्म का जाम है, 4 साल बाद वो खुद निकलना चाहते हैं।
तो बार बार ये सवाल भी आया, तो क्यों नहीं जैसे ऑफिसर्स की स्कीम है, शॉर्ट सर्विस भी है, परमानेंट भी है, क्यों नहीं सैनिकों को ये मौका दिया गया? क्योंकि वही क्वालिटी है, वही टेस्ट है, वही पैरामीटर है, तो क्यों नहीं उनके लिए ऐसी स्कीम लाई गई कि अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं 4 साल के लिए तो आपको इस रास्ते से भर्ती किया जाएगा, अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं जो परमानेंट है, लंबा है, तो आपको इस रास्ते भर्ती किया जाएगा। उनको ये ऑप्शन क्यों नहीं दिए गए जो ऑफिसर्स के पास होते हैं? देखिएगा, ऑफिसर्स और जवानों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होगा, क्योंकि तकरीबन 60,000 अफसर हैं और 12 लाख की फौज है, अगर आप समझ सकते हैं। और जो अफसर आते हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं, और वो खुद वो जो डिसीजन लेते हैं वो 5 साल, 10 साल और 14 साल, आज की तारीख में पहला डिसीजन वो ले सकता है 5 साल में कि वो आगे जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, 10 साल में। और जो उसकी एंट्री है शुरू में, वो एंट्री ही शॉर्ट सर्विस है, यानी कि उसको एंट्री शॉर्ट सर्विस है, और एक परमानेंट है जो एनडीए में डायरेक्ट एंट्रीज है। तो अगर हम इसमें सबको 100%, अगर हम देखें नॉर्मल, इसमें भी जो एनडीए से भी आके आ रहे वो भी प्रोबेशन में रहते हैं। ये सोचा कि वो प्रोबेशन में रहते हैं, और उस प्रोबेशन में वो क्लियर करते हैं तो उन पर रेगुलर अमूमन, क्योंकि वो फिट होता है, मतलब फिट फॉर एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर वो दिक्कत करता है तो उसको निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं कि निकाला नहीं जा सकता। तो सब कुछ प्रोविजन है। तो ये कहना कि हम सबको शॉर्ट सर्विस में ले लें, जैसे ऑफिसर्स की भी शॉर्ट सर्विस रेगुलर है, वैसे जवानों की भी शॉर्ट सर्विस रेगुलर, तो फिर एक तरीके से बिल्कुल ही दो तरीके के फौज में दिक्कत परेशानी शुरू। अभी कैसे सारे के सारे अग्निवीर आ रहे हैं, और मतलब आज से थोड़े साल के बाद सारी पूरी फौज अग्निवीर से रेगुलर होंगे, मतलब वो सिपाही तभी बनेगा 4 साल के बाद। और आप फायदा देखिएगा कितना है, 22 साल तक तो अग्निवीर रहा, अब 22 साल के बाद वो सिपाही बनेगा, यानी कि 23 साल में वो सिपाही बनता है। लेट्स टेक 23 साल के बाद सिपाही बनता है, यानी कि वो 15 साल और नौकरी करेगा, अपनी पेंशन पाने के लिए 20 साल नौकरी करेगा। तो उसने अब कितनी नौकरी कर ली? तो वो नॉर्मल आज की तारीख में जो 17 साल में आकर के 15 साल की नौकरी करके बाहर जा रहा है, अब वो तकरीबन 5 से 7 साल एडिशनल नौकरी कर रहा है। मतलब ये इसके पेंशन में गिनती नहीं हो रहे, तो उसको मतलब खुद भी तो तनख्वाह कमा रहा है ना। मतलब 22 साल प्लस 15 साल प्लस वो 1-2 साल, मतलब इज वर्चुअली एवरी सिपाही विल रिटायर 40 टुडे, एवरी सिपाही वर्चुअली रिटायरिंग 35। तो आप फर्क देख लीजिए कितना है। मतलब जो फौज में रह रहे हैं, अब उसकी नौकरी भी बढ़ गई है, और उसकी नौकरी भी बढ़ गई, उसको नॉर्मल रीसेटलमेंट का भी फायदा हो गया। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन अभी लग रहा है। और मैंने जैसे कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है रीसेटलमेंट ऑफ ऑल अग्निवीर। अगर अग्निवीर रीसेटल हो जाते हैं कहीं पर भी 100%, दैट मीन्स ह्यूज बिग सक्सेस। अगर वो रीसेटल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो 10% भी रीसेटल नहीं होते, इट इज केपेबल। अगर वो खुद ही इंजोर्ड हो गया, कुछ हो गया, या नहीं जाना चाहता है, कुछ बिजनेस करना चाहता है, या जो भी करना, वो बात अलग है। बट एनीबडी हु इज डिजायरस, he must continue, और उसका रीसेटलमेंट इज मेजर इशू विच द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस। यानी कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अग्निपथ की अग्नि परीक्षा, रीसेटलमेंट ऑफ ऑल अग्निवीर, चाहे वो फौज में हो 50% करके हो, या फिर 25 वर्ष के बाकी 75 को सीएपीएफ में, रेलवे में, या बैंक में, या कहीं पर भी, तो ही फील कंफर्टेबल, उसके पास नौकरी है। ये सारा झंझट नौकरी के लिए है। इट इज नॉट टू डू विथ प्रोफेशनलिज्म, नॉट टू डू विथ पेट्रियोटिज्म, ना, ये सवाल सिर्फ है नौकरी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नौकरी इज नॉट एन इजी थिंग। नौकरी के साथ पेंशन, क्योंकि बाकियों पे तो एनपीएस है ना, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग। आज की तारीख में फौज में ऐसा है कि गेट्स अ पेंशन फॉर having served the nation, so he is getting a pension. So there is a distinct difference again between the pension of the armed forces and pension of the civilian state or central government employees. दोनों में फर्क है। 2000 आई थिंक 2002 या 2004 के बाद हम जैसे नेशनल पेंशन पॉलिसी एंड स्कीम एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड, एनपीएस और रेगुलर, तो देयर आर बेनिफिट्स। तो सब कोई चाहता है, लेकिन ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब ठीक रहेगा। पर ये अग्नि परीक्षा रीसेटलमेंट ऑफ 100% अग्निवीर, दैट इज हाउ आई वुड लुक एट इट। ठीक है, अग्निवीरों का क्या होता है, उनका भविष्य कैसा होता है, इस पे हमारी नजर भी रहेगी। और आगे मतलब जब वो पास होंगे, निकलेंगे बाहर, तब पता चलेगा। और फिर भारत और नेपाल को लेकर के गोरखा के बीच में आगे सहमति बनती है या नहीं बनती है,
इस पर भी हमारी नजर रहेगी। थैंक यू संजय सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।